सोनागाची की रातें पार्ट 48। उसे ये खतरा भी महसूस होने लगा कि कहीं रेलवे वाले मौजमदार के जानने वाले ना हों। उसने कहा था कि मेरे आदमी इस इलाके में जगह जगह फैले हुए हैं। यह स्टेशन छोटा सा था और इसका सिर्फ एक ही प्लेटफार्म था। कहीं कहीं प्लेटफार्म पर रोशनी हो रही थी। अंधेरे में नजमी बंगला में लिखा हुआ स्टेशन का नाम ना पढ़ सकी। प्लेटफार्म के शुरू में ही नलका लगा था। नजमी नलका खोलकर सदियों से प्यासे इंसान की तरह पानी पर टूट पड़ी। पानी पिया, मुंह धोया, गर्दन पर पानी डाला, पांव धोए और साड़ी से मुंह पोंछ रही थी कि किसी ने बंगला में पूछा, कौन हो तुम? नजमी का दिल जोर से धड़का। उसने पलट कर देखा। पीछे एक हिंदू बंगाली खड़ा उसे घूर रहा था। हिंदू इसलिए कि उसके माथे पर सिंदूर का तिलक लगा था। ये पक्की उम्र का दुबला पतला आदमी था जिसने धोती कुर्ता पहन रखा था। जराइम पेशा लोगों में रहते हुए नजमी में एक बेबाकाना एतमाद भी पैदा हो गया था। उस हिंदू बंगाली ने बंगला जुबान में नजमी से पूछा था कि कौन हो तुम? नजमी ने शायद पहली मर्तबा एक गैर आदमी की आंखों में आंखें डालकर तेज लहजे में बंगला में ही जवाब दिया, तुम कौन होते हो पूछने वाले? यहीं ठहरो, मैं भी पुलिस को बुलाती हूँ। हिंदू बंगाली एकदम नरम पड़ गया और हाथ बांध कर बोला, बेटी, मैंने तो इसलिए पूछा था कि तुम अकेली हो और ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ बदमाश लोग बहुत फिरते हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है क्या? नजमी ने कोई जवाब नहीं दिया और सुबह की फैलती रोशनी में नीम वीरान देहाती रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर चल पड़ी। प्लेटफार्म की टीन की छत के नीचे 2-4 लोहे के बेंच बिछे थे जिन पर चंद एक मुसाफिर बैठे गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। नजमी का मंसूबा ये था कि वो जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक इलाके से निकलकर कलकत्ते पहुंच जाए। कलकत्ता बड़ा शहर था। वो इतने बड़े शहर में आसानी से गुम हो सकती है। वो कलकत्ते पहुंचकर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट से राब्ता पैदा करना चाहती थी ताकि वो वहां पनाह हासिल करके पाकिस्तान वापस जा सके। जो बात उसे परेशान कर रही थी वो ये थी कि जिन लोगों से वो भाग कर आई थी वो कहीं यहाँ न पहुंच जाएं। नजमी अकेली ही नहीं थी बल्कि उसके पास चंद रुपयों के सिवा और कुछ नहीं था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि वहां से कलकत्ते तक का किराया कितना है। इसी उधेड़बुन में नजमी प्लेटफार्म के वाहिद टी स्टॉल के करीब आकर खड़ी हो गई। उसने पलट कर देखा। पक्की उम्र का हिंदू बंगाली एक बेंच पर किसी मोटी औरत के पास बैठा बिस्तर को रस्सी से बांध रहा था। नजमी को ये आम घरेलू किस्म का आदमी लगा जो अपनी बीवी के साथ सफर कर रहा था और उसने मुमकिन है महज हमदर्दी की खातिर नजमी से पूछ लिया हो कि वो कौन है और अकेली कहाँ जा रही है। नजमी ने सोचा कि इस आदमी और उसकी बीवी की हिफाजत की छतरी में वो कलकत्ते तक सफर कर सकती है, मगर अब वो खुद इस आदमी के पास नहीं जाना चाहती थी। वो स्टॉल के पास लोहे के खंभे के साथ लगकर बैठ गई। इतने में वही हिंदू बंगाली अपनी मोटी बीवी से कुछ पैसे लेकर उन्हें गिनता हुआ स्टॉल की तरफ आया। नजमी उसको देख रही थी। स्टॉल पर आकर उसने मिट्टी के आखोरों में चाय डलवाई और उन्हें हाथों में थामकर वापस जाने लगा तो नजमी के पास आ गया। बेटी, क्या तुम हमारे साथ चाय नहीं पियोगी? मेरी बीवी भी तुम्हारा पूछ रही थी कि ये बच्ची अकेली क्यों बैठी है, इसे भी चाय पिलवा दो। नजमी खुद उस फैमिली के पास जाना चाहती थी। वो उठकर बंगाली के पास आ गई और बोली, मेरे पास पैसे हैं, मैं चाय ले लेती हूँ। बंगाली बड़े इखलाक से मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा कैसे हो सकता है बेटी, तुमको अपनी बेटी कहा है, अब बाप का फर्ज बनता है कि वो बच्ची को चाय पिलाए। उसने नजमी के लिए भी चाय ली और अपनी बीवी के पास आ गया। नजमी ने उसकी बीवी को गौर से देखा। सीधे सादे नैन नक्श, गहरे सांवले रंग की, अधेड़ उम्र, भारी बदन वाली बंगाली औरत थी। उसके माथे पर बिंदी भी लगी थी। उसने नजमी को अपने पास बिठा लिया और थैले में से बूंदी का लड्डू निकालकर नजमी को दिया। एक लड्डू अपने खाविंद को भी दिया और नजमी के सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पति देव साथ नहीं है? नजमी ने एक गहरी निगाह प्लेटफार्म के आखिरी जंगले पर डाली। उसे हर लम्हे खतरा था कि मौजमदार या उसका कोई आदमी वहां ना आ जाए। मौसी, मेरा नाम चंदा है। मेरे आदमी ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। अब कलकत्ते जा रही हूँ। कलकत्ते में तेरा कोई भाई बंद है क्या? नहीं, वहां तो मेरा कोई भी नहीं, मगर किसी आश्रम में रात गुजार लिया करूंगी। दिन में लोगों के घरों का काम काज कर लिया करूंगी। औरत ने नजमी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी चंदा, कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर है, वहां तुम्हें किसी आश्रम का पता कैसे चलेगा? क्या तुम पहले भी कभी कलकत्ते गई हो? नहीं। हिंदू बंगाली कहने लगा, बेटी, ऐसा करना, तुम कलकत्ते पहुंचकर हमारे घर चली चलना। दफ्तर में चपरासी हूँ। मेरा छोटा सा क्वार्टर है जो दफ्तर की तरफ से मिला हुआ है। उसकी बीवी ने बड़ी शफकत से कहा, हम तुम्हें वहां कोई काम भी दिलवा देंगे और तुम्हारा किसी आश्रम में ठहराने का बंदोबस्त भी कर देंगे। मर्द ने चाय के कटोरे का आखिरी घूंट चढ़ा के कहा, हमारी कोई औलाद नहीं है बेटी, चंद रोज हमारे यहाँ रह लोगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। आगे तुम्हारी मर्जी।
हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते। उसकी बीवी ने कहा, तुम अपने खाविंद के पास वापस क्यों नहीं चली जाती? खाविंद तो मारा पीटा करते ही हैं। तुम कहो तो हम तुम्हारे पतिदेव के पास तुम्हें ले चलें, हम उसे समझाएंगे। नहीं नहीं, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगी। वो हर रोज ताड़ी पीकर मुझे मारता है। मैं उसे छोड़ आई हूँ। मैं कलकत्ते जाकर मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लूंगी। भगवान मेरी सहायता करेगा। ये भी अच्छा हुआ कि मेरी को औलाद नहीं है। हिंदू बंगाली ने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और अपनी बीवी की तरफ मुखातिब होकर बोला, रानी, चंदा बिटिया ठीक कहती है। इसका पति ताड़ी पीकर इसे फिर मारना पीटना शुरू कर देगा और ये फिर घर से भाग जाएगी। अभी तो अच्छा हुआ कि उसे हम मिल गए, वरना तुम तो जानती हो यहाँ किसी अकेली लड़की के घर से यूं निकल आना कितनी खतरनाक बात होती है। लो बेटी, बर्फी खाओ। नजमी थोड़ी थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म के आखिरी किनारे को देख लेती थी, जहां अब सुनहरी धूप चमक रही थी। अभी तक मौजमदार के आदमियों में से कोई नहीं आया था, जिसका मतलब था कि वो लोग अभी तक झोपड़ी के बाहर धुत पड़े थे। ये भी हो सकता था कि वो लोग नजमी की तलाश में दूसरी तरफ निकल गए हों। नजमी ने हिंदू के हाथ से बर्फी ले ली और खाने लगी। उस हिंदू ने अपना नाम हरियल बताया और उसकी बीवी का नाम पद्मावती, जिसे वो प्यार से रानी कहकर पुकारता था। नजमी ने हरियल से कहा, दादा मनी, मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी लेती हूँ, मुझे कोई पढ़ने लिखने की नौकरी दिला दोगे? अरे बेटी, क्यों नहीं दिलाऊंगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम लिख पढ़ भी लेती हो। उसकी बीवी ने बात काट कर कहा, अजी, तुम सेठ बुंदू से कहकर बच्ची को उसके स्कूल में रखवा देना। हरियल जैसे चौंक कर बोला, अरे हाँ, तूने खूब याद दिलाया। सेठ बुंदू का भी तो अपना लड़कियों का स्कूल है। चंदा बिटिया, तुम्हारा काम समझो बस हो गया, तुम्हारा भी 100 रुपया करा दूंगा। नजमी ने बज़ाहिर खुशी का इजहार किया, मगर अंदर से वो परेशान थी। वो जितनी जल्दी हो सके इस वीरान देहाती स्टेशन से दूर निकल जाना चाहती थी। दिन चढ़ता जा रहा था। यकीनी बात थी कि अब तक वो लोग होश में आ चुके होंगे, और जब मौजमदार झोपड़ी में नजमी को नहीं पाएगा तो जख्मी रीछ की तरह अपने साथियों को लेकर उसकी तलाश में निकल खड़ा होगा। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद प्लेटफॉर्म के आखिरी किनारे की तरफ देख लेती, जहाँ ढलान के बाद दरख्तों की कतार में एक कच्ची पगडंडी दूर तक जाती थी। यह पगडंडी अभी तक खाली थी, मगर यहाँ किसी भी लम्हे मौजमदार और उसके आदमियों के भयानक चेहरे नमूदार हो सकते थे। अगरचे नजमी इस गरीब हिंदू फैमिली में अपने आप को किसी हद तक महफूज महसूस कर रही थी, मगर ये लोग उसे मौजमदार के आदमियों से नहीं बचा सकते थे। हरियल कह रहा था, लेकिन चंदा बिटिया, मैं अब भी तुम्हें यही कहूंगा कि कलकत्ते पहुंचकर अपने आदमी को भी वहीं बुलवा लेना। औरत की शोभा अपने पति के साथ होती है। नजमी ने किसी कदर बेचैनी से पूछा, दादा मनी, गाड़ी कब आएगी? हरियल ने दूर दरख्तों की तरफ देखा और बोला, गाड़ी तो आ गई है बेटिया, वो देखो, ताड़ के दरख्तों के ऊपर धुआं। दो एक मरियल से कुली प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गए। चंद एक मुसाफिर जो वहां थे वो अपना अपना सामान उठाने लगे। नजमी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे शदीद खतरा था कि कहीं ऐन मौके पर मौजमदार अपने आदमियों को लेकर ना आ जाए। गाड़ी भी कालीपुर की तरफ से आ रही थी। इस गाड़ी में भी उन लोगों की मौजूदगी का इम्कान था। हरियल की मोटी बीवी रानी ने नजमी की तरफ देखकर जरा सा मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी, तू कहाँ पैदा हुई थी? मेरा मतलब है कि तेरी बंगला जुबान साफ नहीं। तुम कहीं बिहार की रहने वाली तो नहीं हो बेटी? नजमी वाकई अभी इतनी रवानी से बंगला नहीं बोल सकती थी। अगरचे उसने जुबान पर काफी उबूर हासिल कर लिया था, मगर फिर भी वहां के रहने वालों की तरह वो नहीं बोल सकती थी। नजमी ने दूर गाड़ी के इंजन के धुएं की तरफ नजरें जमाए रखी थी। हरियल की बीवी का सवाल उसे बहुत बुरा लगा, मगर उसका जवाब जरूरी था। कहने लगी, मेरी पैदाइश पटना में हुई है मौसी। माता पिता बचपन में ही मर गए थे। चाचा के यहाँ रही, जो बंगला के साथ साथ बिहारी भी बोलते थे। यूं नजमी ने बात को टाल दिया। अब रेलगाड़ी का इंजन धुआं उड़ाता स्टेशन की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। जब वो प्लेटफॉर्म में दाखिल हुआ तो जमीन हिलने लगी। नजमी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया कि अगर रेलगाड़ी में मौजदार के आदमी हो तो वो उसे देख न सके। पैसेंजर ट्रेन थी। चंद एक मुसाफिर सामान और बच्चों के साथ शोर मचाते एक दूसरे को चीख चीख कर आवाजें देते ट्रेन से उतरे। नजमी की टिकट हरियल जाकर ले आया था। उन्होंने भी 3rd क्लास के डब्बे में घुसकर अपने लिए जगह बना ली। ट्रेन में काफी रश था। जब तक ट्रेन स्टेशन पर रुकी रही, नजमी ने साड़ी के पल्लू से अपना आधा मुंह ढांपे रखा। खुदा खुदा करके ट्रेन चली तो नजमी की जान में जान आई। कलकत्ता वहां से काफी दूर था और शाम के करीब ट्रेन वहां पहुंचती थी। पैसेंजर ट्रेन थी, हर स्टेशन पर रुक जाती। जब भी ट्रेन रुकती, नजमी का दिल तेजी से धड़कने लगता, मगर उस गाड़ी में बदमाश मौजदार के आदमी नहीं थे। 3-4 स्टेशन छोड़ने के बाद ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई, इसलिए कि अगला स्टेशन काफी दूर था। रास्ते में कई नदी नाले आए, एक दरिया भी आया।
दोपहर को गाड़ी के स्टेशन पर रुकी तो हरियल प्लेटफॉर्म पर उतरकर खाने को चावल और मछली ले आया। दोपहर तक ट्रेन जंगलों, ऊंचे नीचे मैदानों, खेतों और ताड़ और नारियल के दरख्तों के बीच में से गुजरती चली गई। तीसरे पहर जब दिन ढलना शुरू हुआ तो बड़े शहर के मज़ाफ़ात दिखाई देने लगे। अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ था कि ट्रेन कलकत्ते के दूसरे बड़े रेलवे स्टेशन सियालदा के छते हुए कुशादा और बारौनक प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गई। नजमी ने लाहौर में कलकत्ता शहर के बारे में सुन रखा था कि भारत का ये भी बम्बई की तरह एक बड़ा शहर है। आज वो कलकत्ते को पहली बार देख रही थी। यहाँ पर पार्ट 48 का अख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 49 समाप्त फरमाएं।